यूक्रेन ने अब बांग्लादेश पर चोरी का आरोप लगाया है। जानेंगे आखिरकार मलेशिया ने भी एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। बांग्लादेश में ऐसा क्या चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन ने बांग्लादेश पर रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों से गेहूं आयात करने का आरोप लगाया है। यूरोपीय संघ से बांग्लादेशी संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की अपील करने की योजना बनाई गई है। ये मुद्दा तब सामने आया है जब यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने 2014 से कब्जाए गए यूक्रेनी क्षेत्रों, विशेष रूप से क्रीमिया और 2022 से बर्डियांस्क जैसे क्षेत्रों से गेहूं चुराकर उसे रूसी गेहूं के साथ मिलाकर निर्यात किया है। बांग्लादेश को इस गेहूं का प्रमुख खरीदार बताया गया। यूक्रेन ने इसे चोरी करार दिया है और इसे युद्ध अपराध मानते हुए यूरोपीय यूनियन से कार्रवाई की मांग की है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने उसके दक्षिणी कृषि क्षेत्रों, जो 2014 से रूसी कब्जे में है, वहां से लाखों टन गेहूं चुराया है। उदाहरण के लिए यूक्रेनी प्रधानमंत्री डेनिस शिमोल ने अक्टूबर 2024 में कहा था कि केवल मारियुपोल बंदरगाह से 1,80,000 टन गेहूं लूटा गया। यूक्रेन ने बांग्लादेश को कई बार चेतावनी दी, जिसमें 4 पत्र भेजे गए, जिनमें क्रीमिया के सेवास्तोपोल, केर्ज और बर्डियांस्क जैसे बंदरगाहों से रूस के रास्ते गेहूं ले जाने वाले जहाजों के नाम और पंजीकरण शामिल थे। बांग्लादेश ने इन चेतावनियों का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन से हस्तक्षेप की मांग की है। यूक्रेन के राजदूत ओलेक्जेंडर नई दिल्ली में एक इंटरव्यू में इसे अपराध बताया और कहा कि यूक्रेन अपनी जांच के नतीजे यूरोपीय यूनियन के साथ साझा करेगा। दूसरी ओर बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों से गेहूं आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है। वे चोरी के गेहूं नहीं खरीद रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने कहा कि रूस चुराए गए गेहूं को अपने गेहूं के साथ मिलाकर उसका मूल्य छिपा रहा है, जिससे बांग्लादेशी आयातक इसे खरीद रहे हैं। इस तरह के अनाज चोरी के मामले इतिहास में भी देखे गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने कब्जाए गए यूरोपीय देशों, विशेष रूप से पोलैंड और सोवियत संघ के हिस्सों से बड़े पैमाने पर कृषि प्रोडक्ट की लूट की थी। उदाहरण के लिए 1941-1944 के बीच नाजी सेना ने यूक्रेन के काला सागर क्षेत्र से अनाज, मवेशियों और अन्य संसाधनों को जबरन ले जाकर जर्मनी में बेचा था। इसे हंगर प्लान के तहत किया गया था, जिसका मकसद कब्जाए गए क्षेत्रों की आबादी को भूखमरी की ओर धकेलना और जर्मन सेना को संसाधन उपलब्ध कराना था। इस दौरान लाखों लोग भूखमरी और युद्ध के कारण मारे गए। यूक्रेन का वर्तमान आरोप उसी तरह के लूट की याद दिलाता है, जहां रूस पर कब्जाए गए क्षेत्रों से अनाज चुराने और उसे बेचने का आरोप है। रूस ने इन आरोपों को खारिज किया, यह दावा करते हुए कि कब्जाए गए क्षेत्र अब रूस का हिस्सा है। वहां अनाज रूसी अनाज है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि इन क्षेत्रों से अनाज निर्यात करना कानूनी है और पश्चिमी प्रतिबंध अवैध है। रूसी अनाज परिवहन कंपनी रुस्टोट्रांस के अनुसार बांग्लादेश 2024 में रूसी गेहूं का चौथा सबसे बड़ा खरीदार था। बांग्लादेश ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया है। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि गेहूं कब्जाए गए यूक्रेनी क्षेत्रों से आ रहा है तो वे आयात पर रोक लगा देते। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि बांग्लादेश ने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ा है। ये मामला न केवल यूक्रेन रूस युद्ध का एक और पहलू दिखलाता है, बल्कि ये भी दिखलाता है कि कैसे वैश्विक व्यापार और कूटनीति युद्ध के परिणामों से प्रभावित होती है। ऐतिहासिक रूप से भी इस तरीके की लूट हुई है। मलेशिया में हाल ही में एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें 36 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई मलेशिया के विशेष पुलिस के द्वारा किया गया है और 27 जून 2025 को गृह मंत्री सैफुद्दीन नासमुन इस्माइल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किया। इन बांग्लादेशी नागरिकों पर आरोप है कि वो इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक कट्टरपंथी उग्रवादी आंदोलन में शामिल थे। ये समूह मलेशिया में प्रवासियों और शरणार्थियों के रूप में रह रहा था, लेकिन गुप्त रूप से भर्ती केंद्र स्थापित करके कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने और बांग्लादेश में वैध सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा था। मलेशियाई गृह मंत्री ने बताया कि इन गिरफ्तारियों से पता चला है कि ये समूह बांग्लादेशी प्रवासी समुदाय के भीतर भर्ती केंद्र
केंद्र बना रहा था, जिसका उद्देश्य लोगों को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित करना, आतंकवादी गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाना था। ये समूह न केवल मलेशिया में बल्कि बांग्लादेश में भी अस्थिरता पैदा करने की योजना बना रहा था। मलेशिया ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी विदेशी चरमपंथी आंदोलन के लिए न तो आश्रय स्थल होगा और न ही युद्ध का मैदान। मलेशियाई पुलिस का ये कार्रवाई एक बड़े आतंकवादी खतरे को उजागर करती है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में बदलते आतंकवाद के स्वरूप को दिखलाता है। पहले जहां बड़े पैमाने पर संगठित आतंकवादी हमले होते थे, अब आतंकवाद छोटे और स्व कट्टरपंथी समूहों और व्यक्तियों के रूप में उभर रहा है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी का उपयोग करते हैं। मलेशिया जैसे देश जहां बांग्लादेशी प्रवासियों की बड़ी आबादी है, आतंकवादी समूहों के लिए आकर्षक टारगेट बन सकते हैं। इतिहास में मलेशिया का आतंकवाद से सामना नया नहीं है। साल 2001 में 11 सितंबर के हमलों के बाद मलेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। उस समय अलकायदा के कई आतंकवादी 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड भी शामिल थे। मलेशिया में प्रशिक्षण के लिए आए थे। मलेशिया की वीजा मुक्त नीति सुलू और स्लेब सागर में सबाह, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच त्रिसीमा क्षेत्र की छिद्रपूर्ण सीमाओं ने आतंकवादी समूहों के लिए इसे सुविधाजनक बनाया था। 2000 के दशक में मलेशिया में कुम्पुलन मुजाहिदीन मलेशिया और इंडोनेशिया की जेमाह इस्लामिया जैसे आतंकवादी समूह सक्रिय थे। 9/11 के हमलों के बाद मलेशियाई सरकार ने KMM और G के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप कई सदस्य इंडोनेशिया भाग गए। साल 2006 में मलेशिया ने अल-मौना नामक एक आतंकवादी समूह के 3 सदस्यों मोहम्मद अमीन, मोहम्मद रजाली, जमाउद्दीन दाऊस और जाहिल मुस्लिम को घेराबंदी में शामिल होने के लिए फांसी दी थी। हाल की गिरफ्तारियां दक्षिण पूर्व एशिया में आतंकवाद के उभरते हुए खतरे को दिखलाता है। मलेशिया जो 2025 में आसियान की अध्यक्षता कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। गृह मंत्री ने कहा है कि अन्य देशों सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत, यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहां भी बांग्लादेश की बड़ी प्रवासी है, वहां ऐसी कार्रवाइयां हो सकती है। अब यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है, इन सब के बीच में ये देखने को मिला है कि भारत ने भी झूठ पे एक्शन लिया है और साथ ही साथ भारत ने ये भी अब तय करना शुरू कर दिया है कि किसी भी हाल में किसी तीसरे रास्ते से भारत तक न पहुंचे। इसलिए भारत ने अब यहाँ पर एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। भारत का झूठ आयात प्रतिबंध, तीसरे देशों के माध्यम से पुनः निर्यात पर रोक लगाने के कदम भारतीय जूट उद्योग और किसानों को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये बांग्लादेश के साथ बढ़ते व्यापारिक और राजनयिक तनाव को दिखलाता है। ऐतिहासिक रूप से 1990 के दशक में चीनी रेशम विवाद में भारत ने इसी तरह के कदम उठाए थे, जो स्थानीय उद्योग को राहत देने में सफल रहे थे। वर्तमान प्रतिबंध बांग्लादेश के निर्यात अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है, जो स्थानीय उद्योग को राहत देने में सफल रहे थे। वर्तमान में ये प्रतिबंध संबंधों को और जटिल बना सकते हैं। हालांकि यूनुस को लेकर एक अलग लेवल का माहौल बांग्लादेश में खुद भी बन रहा है। BNP पार्टी अभी भी यहाँ पर चुनाव को लेकर एक मत नहीं हो पा रही है। वैसे अब धीरे धीरे माहौल यह बिगड़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।